हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लांस एकेडमी पे। आज हम फिर से पढ़ेंगे घटना चक्र। जो इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था मंत्रिपरिषद, उसके कुछ बचे हुए एमसीक्यूज थे, तो आज हम उसको कवर कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति। तो ये चारों ही ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि लोकसभा के प्रति बस उत्तरदायी होती है, न कि अध्यक्ष के। तो इस तरीके से चारों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके? लोकसभा के प्रति। 28 नंबर है, संघीय मंत्रिपरिषद में के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद, जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सही है। और संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, यह बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। इसीलिए वो जो है कि संघ के जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, न कि प्रधानमंत्री के। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत संघ के मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह बात गलत है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये गलत हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। बिल्कुल, मंत्री बनने के लिए आप चाहे लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सदस्य होना जरूरी है। तो आर सही है, ए गलत है, अर्थात यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कारण सही है। तो कारण सही होने का मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उस पर विचार करना है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पर फोकस हो रहा है, केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है वो संसद के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो पहला गलत है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने इससे ऊपर के प्रश्न में डील किया इसको। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, यह बात भी सही है। तो 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट दोनों ही सही है, तो बी वाला सही हो जाएगा आपका। क्या सही हो जाएगा आपका? बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में इसका पालन किया जाता है? वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, या मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होता है। तो आइए यहाँ पर स्टेटमेंट आप देखोगे कि बी वाला हो जाएगा सही, कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ठीक है, एक परिपाटी के रूप में ये चलता आ रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, और यहाँ पे स्पेस दिया है, के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, संसद के अधीन रहकर यह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव रख सकती है, भत्सरना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव। तो देखिए ये तीनों ही जो है कि विपक्ष वाले लेकर आते हैं, लेकिन विश्वास प्रस्ताव जो है कि सरकार लेकर आती है, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में लाया जाता है 50 सदस्यों की सहमति के द्वारा, तो सरकार को अपना विश्वास प्रस्तुत करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो किस सदन का मतलब हो गया कि जो मंत्रिपरिषद लोकसभा में होती है, तो लोकसभा के सदन के द्वारा, अगर लोकसभा के सदन के द्वारा अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 36। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा के व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो स्पीकर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप अपने स्तर पे कोई भी स्पीच या कोई भी बातें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37।
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी आप मंत्रिपरिषद या सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। 50 से कम होने पर आप नहीं ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम से जो सदस्य संख्या है वो 50 होनी चाहिए। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, ये संसद के नियमों में लिखा हुआ है। साथ ही साथ अविश्वास केवल लोकसभा में आता है, क्योंकि सरकार भी लोकसभा में ही होती है, राज्यसभा में नहीं काउंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है? जब त्यागपत्र दे देती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने को कहेंगे, या वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए और अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पद का कार्यभार निर्वाह कर सकती है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद के अगर त्यागपत्र दे दिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो शासन होता है वो सामान्यतः राज्यों में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? राज्यों में। इसलिए ए ऑप्शन सही नहीं होगा, 40 का ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री के पद पर था, फिर बाद में रक्षा मंत्री के पद पर पहुंचा? तो कैलाश नाथ काटजू। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के सड़मुख चेट्टी थे, जिनका नाम इन ऑप्शन में नहीं दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, आर के सड़मुख चेट्टी साहब जो है कि पहले वित्त मंत्री थे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, यानी विधि मंत्री? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? अर्थात जो पद उन्हें 1946 में अंतरिम सरकार में मिला था उससे अलग हटके 1947 के मंत्रिमंडल मिला, जैसे जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और देखते हैं हम लोग CH भाभा या सरदार बलदेव सिंह। तो केवल तीसरा ऑप्शन सही होगा कि CH भाभा को जो है कि अलग पद दे दिया गया था, बाकी सभी को सेम मिला था। जैसे अगर आप देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था, जगजीवन राम को जो है कि श्रम मंत्रालय मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला, CH भाभा को वाणिज्य और सरदार बलदेव सिंह को जो है कि रक्षा मंत्रालय मिला था। लेकिन इन्हीं व्यक्तियों का जो पुनर्गठित अंतरिम मंत्रालय था 1946, तो जगजीवन राम को यहाँ पे भी श्रम मिला था, राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे भी खाद्य और कृषि मिला था, भाभा साहब को यहाँ पे खान और विद्युत कार्य मिला था, जबकि 1947 में इन्हें भाभा साहब को वाणिज्य दे दिया गया था और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा ही मिला था। यानी कि सेम पद थे, केवल CH भाभा जो थे उनको चेंज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो HC देवगौड़ा साहब थे। कौन थे? देवगौड़ा साहब थे। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करिए। जैसे देवगौड़ा साहब, चंद्रशेखर साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इंद्र कुमार गुजराल साहब और VP सिंह जो है कि, तो इनके कार्यकालों को आइए हम यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर HC देवगौड़ा साहब जो है कि 1996 से 97 तक थे, चंद्रशेखर साहब 1990 से 1991 तक थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब 98 से 2004 तक थे, इंद्र कुमार गुजराल साहब 97 से 98 तक थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90 तक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुआ है? तो जैसे जवाहरलाल नेहरू हो चुके हैं, इंदिरा गांधी हो चुकी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी हो चुके हैं और गुलजारी लाल नंदा हो चुके हैं। तो डी ऑप्शन सही रहेगा कि चारों ही व्यक्ति एक से अधिक बार इन्होंने प्रधानमंत्री का पद सुशोभित किया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय के लिए सुशोभित किया है? जैसे लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री तो केवल 2 वर्ष के लिए ही प्रधानमंत्री बन पाए थे, बाकी नहीं थे। 2 ऑप्शन को हटा के आप सही कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 काट सकते हैं, यहाँ 2 काट सकते हैं, यहाँ पे जो है कि आपका 2 मतलब 5 नहीं लिखा गया क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। तो 3, 4, 5 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू भी होंगे, ठीक है।
यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो किस प्रधानमंत्री की हो गई थी? लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में हो गई थी, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी भी है। अगला प्रश्न है, लिख रहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और उनके संबंधित मुख्यमंत्री का मिलान कीजिए। निम्नलिखित राज्यों और उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री भी बाद में बन जाते हैं। तो आप देखेंगे एक तरीके से क्षेत्र पूछा जा रहा है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ये आपके गुजरात में मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। वहीं अगर आप मोरारजी देसाई की बात करेंगे और एच.डी. देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, अगर आप चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो इस तरीके से इनका मिलान अगर आप करते हैं तो ई का तो मिलेगा थर्ड और चौधरी चरण सिंह का डी का मिलेगा फर्स्ट। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो पी.वी. नरसिम्हा राव जी अविभाजित आंध्र प्रदेश से थे, मोरारजी देसाई जी बम्बई से थे, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक से थे, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से और नरेंद्र मोदी जी गुजरात से थे। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे तो वो कौन थे? चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रशेखर हमारे बलिया यूपी के रहने वाले थे, लेकिन ये भारत मतलब यूपी के कोई मुख्यमंत्री नहीं बने थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो चंद्रशेखर साहब, क्योंकि ये बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो लोकसभा के सदस्य चंद्रशेखर साहब थे, बाकी देवगौड़ा साहब, आई.के. गुजराल साहब और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये तीनों ही लोग राज्यसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री बनते समय, लेकिन चंद्रशेखर साहब लोकसभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? यही विशेषता चंद्रशेखर साहब की भी थी, चौधरी चरण सिंह साहब की, चौधरी चरण सिंह की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? संघीय वित्त मंत्री रहे हैं वीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाई.वी. चौहान या प्रणब मुखर्जी? तो 1, 3, 4, क्योंकि प्रणब मुखर्जी आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के संघीय वित्त मंत्री के पद पे जो है कि वेंकटरमन साहब थे, वीपी सिंह थे, वाई.पी. चौहान थे, क्योंकि प्रणब मुखर्जी पहले विदेश मंत्री थे, बाद में यह राष्ट्रपति के पद पर भी सुशोभित होते हैं। अच्छा, प्रणब मुखर्जी भी मेरे दोस्तों ये भी वित्त मंत्री थे, सॉरी ये ध्यान नहीं रहा। तो 1, 2, 3, 4 चारों ही लोग जो है कि वित्त मंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? तो नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी और इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है कि वित्त मंत्री थे। तो नरसिम्हा मनमोहन जो है कि मॉडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी थे और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि ये सारे पद इन्होंने सुशोभित किए थे, यानी कि धारण किए थे। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में पूछा जा रहा है, पंजाब से लोकसभा सदस्य थे, पंजाब से राज्यसभा सदस्य, राजस्थान से राज्यसभा सदस्य या असम से राज्यसभा सदस्य? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी एक खास बात थी कि मनमोहन सिंह जी ने कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीता, कभी नहीं जीता। ये इसीलिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए इनको राज्यसभा से चुन के भेजा जाता था और ये असम की राज्यसभा से आते थे। अगला प्रश्न है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उनका क्रियान्वयन करते हैं। संसदीय प्रणालियों में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। यह दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन कोई एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ है कहाँ पे? संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, क्योंकि एक व्यवहारिक रूप में हुआ है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है। अगर उप प्रधानमंत्री का पद होता तो आज भी उनका जो है कि चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है,
भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, गलत। ये तो राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल गलत। यह तो कैबिनेट सचिव होता है। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, न तो एक सही है न ही दो सही है, क्योंकि आर्टिकल 53 के अनुसार कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, कैबिनेट सचिव। क्वेश्चन नंबर 63 है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अनिवार्य रूप से नहीं है। वो अगर चाहेंगे तो राज्यसभा के भी व्यक्ति हो सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय है वो संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देश के अंतर्गत काम करता है। तो आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट तो गलत है और साथ ही साथ दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट समितियों के बारे में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 64 में संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। दूसरा दिया है कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पर यह प्रश्न मेरे दोस्तों ये आधा कटा हुआ है, क्योंकि कुछ लाइनें यहाँ पे अधूरी लिखी गई, इसलिए हम इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है। नागरिक सेवा अधिकारी की बात हो रही है तो ये मंत्रिमंडल सचिव होता है, क्योंकि यही आईएएस के पद पर होता है और यही सबसे बड़ा सचिव के पद को धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए भी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। 90 संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 संविधान संशोधन के द्वारा ही यह प्रावधान लाया गया है। देखिए 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कहा गया है कि 15% से अधिक जो है कि आप नहीं रख सकते मंत्रिपरिषद में। कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित किया गया। तो 91 संविधान संशोधन 2003 में यह प्रोविजन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो यह गलत है, लगभग 50 के ऊपर हो चुकी है इस समय। तो एक ऑप्शन तो सही है, लेकिन बी ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन गलत है। देखिए वर्तमान में 51 जो है कि मंत्रालय हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। हरित पत्र, श्वेत पत्र, नीली पुस्तिका या पीत पुस्तिका। तो श्वेत पत्र जो है कि हम ये मानते हैं कि ये भारत के आधिकारिक दस्तावेज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 अगर हम देखें, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है। संघीय मंत्रिमंडल का तो गोपाला स्वामी अयंगर जी की रिपोर्ट पर यह आधारित है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य करता है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता करना या मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केवल सी ऑप्शन, क्योंकि पहला और दूसरा तो सही है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना ये मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य नहीं होता है, बल्कि ये तो वित्त आयोग की सिफारिश पे आता है। 72 है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, क्योंकि साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान से संबंधित जो पद होता है वो कौन धारण करता है, प्रधानमंत्री धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया था। तो 1951 में इस पद को सृजित किया गया था। 75 में निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है। JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन के नाम से जाने जाते हैं, मतलब कि जो इनकी समाधि स्थल है वो शांतिवन में है। और लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। राजीव गांधी का कर्म भूमि। तो डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इनका कर्म भूमि नहीं बल्कि वीर भूमि है। देखिए यहाँ लिखा भी है राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। तो आप इनकी समाधि स्थल को भी देख सकते हैं।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। हम अगला चैप्टर देखते हैं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आइए अब हम इससे संबंधित जो एमसीक्यूज़ होंगे इम्पॉर्टेंट महान्यायवादियों से, महाधिवक्ता और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित, तो इनके हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनके नोट्स में डिटेलिंग से कोई अच्छी बात मतलब ज़्यादा खास पॉइंट नहीं लिखे हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और वहाँ से इन सारे प्रश्नों को समझ पाएंगे। बस इतना जान लीजिए कि जो महान्यायवादी होता है ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसका जो है कि पद धारण करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। साथ ही साथ ये भारत का केंद्रीय मंत्री या विधि मंत्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सबसे बड़ा विधि मंत्री। और जो महाधिवक्ता होता है ये राज्यों में होते हैं, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत होती है। तो आइए इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हम उस पर चर्चा करते हैं, फिर इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? यानी कि जो भी कानूनी विषय होते हैं उस पर भारत सरकार को परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है। और अटॉर्नी जनरल को ही क्या कहा जाता है? महान्यायवादी कहा जाता है। तो महान्यायवादी कहा जाता है। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, प्रथम विधि अधिकारी है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है, और इसकी नियुक्ति जो होती है आर्टिकल 76 के तहत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, गलत, ये तो आर्टिकल 148 में डिटेल से लिखा हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यह भी गलत, क्योंकि इसकी भी नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 324 में लिखा है। लोकसभा अध्यक्ष, इसकी भी गलत हो जाएगी। और डी ऑप्शन सही होगा, भारत का महान्यायवादी, क्योंकि ये 76 के अंतर्गत होता जरूर है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो कैसे क्या? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, आर्टिकल 148 का प्रयोग करके जो है कि नियुक्त किया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा चुना जाता है? तो यह भी वही ऑप्शन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी घोषित किया गया है? तो महान्यायवादी को घोषित किया जाता है या महान्यायवादी को समझा जाता है। वर्तमान में कौन जो है कि आपके महान्यायवादी या प्रथम विधि अधिकारी हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि केंद्र सरकार के कौन हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारत का महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिससे पहले वेणुगोपाल थे, लेकिन वर्तमान में कौन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं, किसके सलाहकार होते हैं? तो भारत सरकार के सलाहकार होते हैं, न कि किसी एक व्यक्ति के। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? तो महान्यायवादी को। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, न ही तो न्यायालयों का सदस्य होता है, लेकिन वो फिर भी सभी जगह की कार्यवाही सुन सकता है और उसको मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। भारत के महान्यायवादी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है, क्योंकि आर्टिकल 148 के तहत इसकी नियुक्ति की बात की गई है। इसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, यह बात भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है, तीसरा गलत हो जाएगा। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, यह भी गलत है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है। तो पहला और दूसरा ही सही है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए योग्य होगा, सही है यह बात। महान्यायवादी इतना ही पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगी, तो यह स्टेटमेंट गलत है। पारिश्रमिक का मतलब हो गया उसका मेहनताना या उसकी मजदूरी, और ये मजदूरी उसकी राष्ट्रपति तय करता है, न कि संसद। राष्ट्रपति के द्वारा जो तय की जाती वो धारण करता है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। तो केवल एक सही है, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है? नहीं, यह गलत हो जाएगा। लोकसभा में बोल सकता है, यह भी सही है, लेकिन वो मतदान कर सकता है, यह भी गलत है। तो 1 और 3 सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी डी सही है।
यहाँ पे 2 दे रहा है, किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है। चलिए, किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है महान्यायवादी, ये भी ध्यान रखिएगा। किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग कौन ले सकता है? मुख्य न्यायाधीश। गलत। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ये सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्रवाइयों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है? तो महालेखा परीक्षक, ये है ही नहीं ऐसा ऑप्शन। मुख्य चुनाव आयुक्त, यह भी संसद में नहीं जाते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष, यह भी नहीं जाते हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो संसद में जाते हैं, बातें रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल, जिसको हम कहते हैं महान्यायवादी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखें, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 18, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन ले सकता है? तो देखिए, अब यहाँ पे लिख रहा है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन, तो इस तरीके से तो उपराष्ट्रपति आपकी राज्यसभा में ले सकते हैं पार्टिसिपेट, और महान्यायवादी आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों में ले सकते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी सी और ए दोनों ही सही हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता नहीं है, उसे सदन में बोलने में अधिकार होता है, उसे संसद में मत देने का अधिकार होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो यह भी एक कानूनी सलाहकार होता है। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में एक अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सॉलिसिटर होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, या राष्ट्रपति के सलाहकों के लिए कानूनी अधिकारी। तो इसको सामान्यतः न्यायिक सलाहकार कहा जाएगा, क्योंकि विधि पर जो है कि अपनी व्याख्या देता है। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल साहब, एडवोकेट जनरल साहब देते हैं। एडवोकेट जनरल का मतलब होता है महाधिवक्ता, और यह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। आर्टिकल 165(2) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकते हैं, और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का पहला विधि सलाहकार होता है, वैसे ही राज्य सरकार का महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो हो जाएगा आपका महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए किसे अधिकृत किया गया है? तो एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता को अधिकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। यह बात गलत है, क्योंकि राज्यपाल खुद करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीली और सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो तीनों ही प्रकार की अधिकारिता होती है, इसमें कोई, एक मिनट यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीली और सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि सलाहकारी अधिकारिता नहीं होती, केवल मूल और अपीली होती है। क्योंकि सलाहकारी जो अधिकारिता होती है केवल सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को दी जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और पहला तो पहले से ही गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 151 में कहा गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। यानी कि जो महालेखा परीक्षक या नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ये भारत सरकार का भी करते हैं और राज्य सरकार का भी करते हैं एक साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? ठीक है, किसकी नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है और यह क्या करेगा, आगे ले जाके लोकसभा में जो है कि प्रस्तुत कराएगा सदन में, और लोकसभा क्या करेगी, अपनी लोक लेखा जो समिति होती है उसके माध्यम से उसके ऊपर चर्चा करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो देखिए संविधान के द्वारा किया गया था, क्योंकि आर्टिकल 148 में इस पद का जिक्र किया गया है, अर्थात संविधान के अंतर्गत इस पद को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष। या आप आइए आगे पढ़ते हैं इसको। हम लिखा है यहाँ पे कि महालेखा परीक्षक का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की उम्र में वो सेवारत हो जाता है। इनमें से जो भी पहले होता है वही जो है कि हो जाता है। और अगला हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग या एक बात सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, यह भी सही है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात वह सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, यह भी सही है। और उनको राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, यह गलत है, क्योंकि इनको जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तरह जो है कि इनको पदच्युत किया जा सकता है सदन में जो है कि संकल्प या प्रस्ताव के द्वारा। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। आर्टिकल 148 के 4 के तहत सेवानिवृत्त होने के पश्चात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी भी राज्य सरकार के अधीन पद के लिए अयोग्य हो जाते हैं, यानी उन्हें ऐसा कोई भी पद नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान होती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्या? दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है कि ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा पालन नहीं किया जाता है? भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, आकस्मिकता की निधि और लोक लेखाओं से होने वाले व्यय सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, या आखिरी है जो चौथा, यहाँ पे आप देखेंगे कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का ये नियंत्रण नहीं कर सकता है, केवल लेखा कर सकता है, ऑडिटिंग कर सकता है, लेकिन नियंत्रण नहीं कर सकता, अर्थात सरकार पर जो है कि किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 37 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो संसद की होती है। अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की होती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोकलेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो लोकलेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर पे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल नंबर 149 के तहत जो है कि यह निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और उसे अपने पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पे, या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, या राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो ये चारों ही स्टेटमेंट गलत होंगे, बल्कि उसे हटाया तो संसद के द्वारा जाएगा, लेकिन दोनों सदनों के संबोधन पे नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि जब वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह जो है कि अयोग्य घोषित किया जाएगा तभी हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से एक का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो लोकलेखा समिति का उसे मार्गदर्शक और मित्र भी घोषित किया जाता है। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो सी ऑप्शन से हो जाएगा 1976।